हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत आज की टेस्ट सीरीज में। और आज की टेस्ट सीरीज नंबर रहेगी 23। और 23 टेस्ट सीरीज में आपने क्या क्या नए नए क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, किस तरीके से उनका सोल्यूशन होगा, एक बार देखेंगे। कुछ नया भी समझेंगे, कुछ अच्छा भी समझेंगे, कुछ पुराना भी समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ लोग ये कह रहे थे कमेंट्स के अंदर कि आपका जो टेस्ट सीरीज के कुछ सिलेबस, जो कुछ क्वेश्चन है वो सिलेबस से बाहर है। और सिलेबस से बाहर नहीं है, सिलेबस से रिलेटेड ही है। तो थोड़े बहुत कुछ अगर मैंने बाहर के लिए हैं तो इसलिए लिए कि आपको कुछ रिलेटेड कंटेंट्स, उससे संबंधित आपको जानकारी दे सकूं। और ये एक उद्देश्य है, क्योंकि आप जहां तक समझते हैं कि जितना भी रीड का कंटेंट्स है, उस कंटेंट्स के आधार पर हमने अब तक लगभग 23 टेस्ट बना लिए हैं। और ऐप पर तो वो 30 टेस्ट ही लगभग पहुंच जाएंगे आज। तो इतने सारे टेस्ट पहुंचने के बाद आपको क्या लगता है कि मेरे पास कितना और कंटेंट्स होगा? तो अब ये आपको ये नया नया कंटेंट्स बनाया जा रहा है। लगभग इतने सारे क्वेश्चंस हो गए, इतना सारा मैटर हो गया, तो आप लोग डेफिनेटली यहीं से आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है और कई बार से नहीं। तो चलो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। और आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका पोएम से ही रिलेटेड है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, आपको पूछ रहा है चूज द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट 4 लाइन्स। ये पहली 4 पंक्तियों की राइम स्कीम बताइए दोस्त फटाफट, कि क्या है राइम स्कीम पहली 4 पंक्तियों की। तो लेट अस बिगिन माय डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। खड़ाखट बताइए कि चूज द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट 4 लाइन्स। पहली 4 लाइन्स आप देख रहे हैं, नाउ, डव, हियर और स्नाउ। तो देखो यहाँ पर देख पा रहे हो आप, नाउ इसमें आउ आ रहा है, इसमें दव इसमें औ आ रहा है, इसमें हियर इसमें ईयर आ रहा है, और इसमें आप लोगों को क्या मिल रहा है? स्नाउ। यानी कि आपकी इसकी राइम स्कीम ए बी, और ये सॉरी बी इसमें है, बी और ए। बिल्कुल, यहाँ पर डबल ए बी ए, ये आपकी राइम स्कीम होगी। डबल ए बी ए, ये राइम स्कीम आपकी क्वेश्चन नंबर पहले में मिलती है, तीसरे नंबर पर डबल ए बी ए। ओके, आई थिंक तुम्हारा आंसर यही है। आगे चलते हैं दोस्तों, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। देखिए फटाफट से, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लास्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा। अब आपको पहले स्टेंजा पढ़ना पड़ेगा, और पहले स्टेंजा की लास्ट लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है। अब आपको अगर ऐसे पॉइंट मिल जाती है तो आप स्टेंजा कैसे पहचानते हो? स्टेंजा आपको पता है कि एक स्टेंजा ए बी ए का है, फिर क्वीर नीर लेक ईयर, और ये आपको क्या मिल रहा है? एक और स्टेंजा मिल गया, और इसके अंदर ये आपको फिर ये कपलेट मिल गया, शेक, मिस्टेक, स्वीप, फ्लेक। नहीं, ये अलग से है, ये आपका तीसरा स्टेंजा अलग से है। ये 3 स्टेंजाज आपको मिले हुए, वैसे ये शायद कॉमा ही होगा, ठीक है ना? कॉमा होगा तो टाइपिंग एरर होगा। आगे देखिए कि हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक ये इसकी चौथी लाइन ये रही, टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो। तो टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, इसके अंदर कौन सी राइम स्कीम होगी? ये लाइन देख लीजिए, टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो। इसके अंदर राइम स्कीम आपसे ऑप्शन पूछ रहा है, राइम स्कीम नहीं, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पोइटिक डिवाइस यहाँ यूज किया गया है, फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, अलिट्रेशन, सिमली, मेटाफर और राइम। चलो अब देखते हैं, इसके अंदर अलिट्रेशन है क्या? वॉच का W, वुड्स का W, विद का W, ठीक है ना? अलिट्रेशन है ही। अब अलिट्रेशन जब मिल गया है तो हम लोगों को आगे और कुछ देखना भी नहीं है, और सिमली यहाँ पर लाइक वगैरह कुछ है नहीं, मेटाफर यहाँ पर हमने कोई कंपैरिजन किसी की नहीं, वॉचेज वुड्स फिल अप विद स्नो, है ना? और यहाँ राइम भी इसके अंदर एक लाइन के अंदर राइम नहीं देखी जाती, तो अपना आंसर आ जाएगा W के रिपीटिशन की वजह से अलिट्रेशन। क्या आ जाएगा? अलिट्रेशन। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है सेकंड स्टेंजा के अंदर? पर्सोनिफिकेशन, सिमली, मेटाफर और एलिजी। बताइए कौन सी डिवाइस यूज की गई है? डू इट फास्ट। पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, सिमिली, मेटाफर और एलिजी, बताइए। पहले तो सेकंड स्टेंजा देखे तो सही। सेकंड स्टेंजा ये रहा, माई लिटिल हॉर्स, मेरा छोटा सा घोड़ा, मस्ट थिंक, किसी को सोचना होगा, इट क्वीर, ये विचित्र सा सोचेगा इसे, टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, भाई ऐसी जगह पर रुकूँ कि नहीं रुकूँ जहाँ पर पास में फार्म हाउस नहीं है, बिटवीन द वुड, जंगल और फ्रोजन लेक के बीच में, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और साल की सबसे अंधेरी शाम है। तो घोड़ा सोच रहा होगा, तो सोचने का काम इंसान करता है, और हमने घोड़े से सोचवा दिया। घोड़े से सोचवा दिया तो आप समझ लीजिए, जब हॉर्स थिंकिंग एक्टिविटी कर रहा है तो यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया होगा? तो यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है मेरे प्रिय साथियों, विद्यार्थियों, वो यूज़ किया गया है पर्सोनिफिकेशन। तो आई थिंक सो यू हैव गॉट इट। ओके, अब देखिए, द
आइडेंटिफाई विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द लाइन गिवन बिलो। नीचे जो लाइन दी गई है उसके अंदर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है? द पिलो वॉज अ क्लाउड। पिलो तो एक क्लाउड था। व्हेन आई पुट माई हेड ऑन इट, जब मैंने इस पर अपना सिर रखा इतना सॉफ्ट था। आफ्टर अ लॉन्ग डे, काफ़ी लंबे समय के बाद मैंने खूब दिन भर मेहनत की और उसके बाद जब मैंने अपना सिर इस पिलो पर रखा तो बहुत सॉफ्ट सा मुझे लगा, बादल की तरह सॉफ्ट लगा। तो बताओ इसके अंदर सिमिली है, मेटाफर है, अलिट्रेशन है, असोनेंस है, बताइए क्या आएगा? बादल के ऊपर सिर रखा, वो तकिए के ऊपर सिर रखा उसने, और तकिए की कंपैरिजन आप ये कह सकते हैं इम्प्लीसिट कंपैरिजन उसने बादल से की है। और जब तकिए की कंपैरिजन बादल से हो रही है तो कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? भाई साहब आप बता देंगे मुझे, पूरा पूरा उम्मीद है। और आप इस डिवाइस का नाम बताएंगे मेटाफर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन तकिए की किससे हो रही है? क्लाउड से हो रही है। ठीक है भाई साहब, तकिए की कंपैरिजन किससे हो रही है? क्लाउड से हो रही है। गॉट इट? अब देखिए, अब अगर बात करें अगला क्वेश्चन देखिए। चॉम्स्की एक बिलीव करते थे, नोम चॉम्स्की ये मानते थे कि दैट इंडिविजुअल वर एबल टू एक्सट्रैक्ट द रूल्स, कि जो कोई व्यक्ति होता है ना वो नियम निकालने में एबल होता है, योग्य होता है, वो नियम निकाल लेता है। एक लैंग्वेज से नियम बना लेता है। सिंपली फ्रॉम हियरिंग, सुन करके। एक लैंग्वेज को स्पोकन जो बोली जाती है, अगर बोली गई लैंग्वेज को सुन करके हम अपने एक नियम बना लें, एंड विदाउट एनी टाइप, और बिना किसी प्रकार के लर्निंग के, ठीक है ना। द एबिलिटी टू डू दिस, इस चीज़ की जो एबिलिटी है वो कनेक्ट करती है किन निम्न में से कौन से लिटरेरी डिवाइस है, मतलब सॉरी लिटरेरी डिवाइस नहीं, निम्न में से कौन से पॉइंट से। अगर आप लैंग्वेज को एक नेचुरल सराउंडिंग में प्राप्त करते हो, ये नेचुरल सराउंडिंग होगी एक तरह से, देखो कि आप हियरिंग करके लैंग्वेज को जो बोली जा रही है उसको हियरिंग करके एक स्ट्रक्चर बना लेते हो और उसी से सीखते हो, तो वो ऑपरेंट कंडीशनिंग कहलाती है, पुनर्वलन कहलाता है, रेडिकल बिहेवियर कहलाता है, या लैंग्वेज एक्विजिशन कहलाता है। ये इसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं क्योंकि इसके अंदर भाषा का अधिग्रहण हो चुका है। ठीक है ना। ऑपरेंट कंडीशन ये ऐसी क्रिया प्रसूत स्थिति जो आप कहते हो, ये शायद साइकोलॉजी के पार्ट हैं। और रीइंफोर्समेंट पुनर्वलन भी, और रेडिकल बिहेवियरिज्म ये भी पुनर्वलन, ये वगैरह जो ये व्यवहारवाद जो हैं ये सारे के सारे कैसे हैं? साइकोलॉजिकल पार्ट है। और आपका ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो पेडागोजिकल पार्ट है। आपसे अगला पूछा जाता है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश। बताओ क्या चीज़ डेवलप करना है, सबसे पहला उद्देश्य बताओ, इनमें से कौन सा स्किल विकसित करना है लैंग्वेज का। लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहला स्किल कौन सा रिक्वायर्ड है? लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल या राइटिंग स्किल? चलो टेल मी। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सोचो, अगर अपन LSRW की बात करें तो किस सीक्वेंस में हम सीखते हैं सारी चीज़ें? पहले लिसनिंग सीखते हैं, फिर स्पीकिंग सीखते हैं, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। तो यही होता है सेम। तो अपना सबसे पहला अगर अपन यूज करेंगे तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है, वो सबसे पहला उद्देश्य होता है अपन सुनना सीखें, फिर बोलना सीखेंगे, और फिर पढ़ना, और फिर लिखना। व्हाट टाइप ऑफ एवेल्युएशन आइडेंटिफाइज लर्निंग डेफिशिएंसीज ऑफ द लर्नर्स? बताओ इनमें से कौन सी जो डिवाइस है, मतलब कौन सी जो एवेल्युएशन है वो आइडेंटिफाई करता है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन है जिससे कि हमको बच्चों की कमियां नज़र आ जाती है, बच्चों की कमियां पता लग जाती है? क्या हम समेटिव एवेल्युएशन के माध्यम से हम कमी पता लगा लेते हैं? क्या प्लेसमेंट के आधार पर हम कमी पता लगा लेते हैं? या डायग्नोस्टिक से हमको कमियां पता लगती है? किसी लर्नर के अंदर कितनी कमियां हैं इसकी जानकारी हमको किस टेस्ट के माध्यम से लगती है? आपको पता है रेमेडियल टीचिंग किस टेस्ट के बाद चलती है? डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद में। तो आपका आंसर आएगा डायग्नोस्टिक। क्यों आएगा डायग्नोस्टिक? क्योंकि वो कह रहा है कि अगर आप ये चारों तरह के, आपको पता है कि एवेल्युएशन होते हैं। सबसे पहला होता है प्रिपरेटिव, जहाँ पर आप ये एवेल्युएट करते हैं कि एक लर्नर को कितना पूर्व ज्ञान है, प्रीवियस नॉलेज है। और दूसरा एक होता है आपका फॉर्मेटिव, जिसके अंतर्गत आप लोग ऑनगोइंग प्रोसेस रखते हो और क्लास के अंतर्गत छोटे छोटे टेस्ट के माध्यम से बच्चों को लर्निंग कराते हो। आगे देखो, तीसरा अपना है समेटिव, और समेटिव जो होता है वो फाइनली होता है, और इन दोनों के मध्य में आपका चलता है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक लर्निंग या डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। इससे क्या होता है कि जो बच्चे के अंदर कमियां हैं वो सारी कमियां हमको पता लग जाती है कि कितनी कमियों को लेकर के बच्चा आगे लीड करने वाला है। अगला देखिए, अगला है
कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेसेस बेसिकली, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग आई, CLT जब आई तो उसने किस चीज़ को रिप्लेस किया, बताइए फटाफट से। CLT ने आने के बाद सबसे पहले किसको रिप्लेस किया, जल्दी से बताइए। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को, स्ट्रक्चरल टीचिंग को, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग को, या फिर मोटिवेशनल टीचिंग को? टेल मी फटाफट। बिल्कुल स्ट्रक्चरल टीचिंग जो है इसने सबसे स्ट्रक्चर का अगेंस्ट आया ये। पहले हम संरचनावाद पढ़ते थे, संरचना के आधार पर हम सेंटेंस पढ़ते थे, संरचना के माध्यम से हम पढ़ाते थे, और संरचनाओं के बाद में हमें यहाँ पर बिना स्ट्रक्चर के ग्रामर से थोड़ा सा ग्रामर और वोकैबुलरी का रियल लाइफ सिचुएशन में यूज करके हम लोग आगे बढ़े। तो ये CLT जो है, CLT का जो बेसिकली इसने चेंज किया है स्ट्रक्चरल टीचिंग को, ठीक है ना। किसको चेंज किया है? स्ट्रक्चरल टीचिंग को। आगे देखिए, वी टीच ईच अदर ड्यूरिंग चाइल्डहुड। जब बात पास्ट की हो गई तो हमारी आदत हो गई कि हम बचपन का जब समय चल रहा था तो हम एक दूसरे को टीच किया करते थे, चिढ़ाते थे। एक दूसरे को क्या काम करते थे? चिढ़ाने का काम करते थे। और यूज टू, नीड टू, शुड या विल, इनमें से कौन सा आएगा? हम चिढ़ाया करते थे। यूज टू, नीड टू, शुड और विल। तो ये पास्ट के लिए आता है, ये आवश्यकता के लिए आता है, ये सलाह के लिए, ये आगे के डिटर्मिनेशन के लिए आता है। तो हम किया करते थे काम, पास्ट में आएगा, सभी जानते हैं, यूज टू ही आएगा, इसके अंदर और कोई सा दूसरा मॉडल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, आई टॉक टू योर गार्जियन इफ यू डोंट बिलीव यू डोंट बिहेव नाइसली। कि हम तुम्हारे गार्जियन से बात करेंगे अगर तुम अच्छे से बिहेव नहीं करोगे। तो यहाँ पर धमकी दी जा रही है, और धमकी देंगे तो क्या आएगा यहाँ पर? कुड हैव, ऑट टू हैव, शैल और शुड। बताइए यहाँ पर क्या आएगा धमकी के लिए? वैसे तो यहाँ पर बिल ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो आपका आंसर जो आ जाएगा आई के साथ शैल आ जाएगा। और यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है ना, यू डोंट बिहेव नाइसली। अगर तुम अच्छा बिहेव नहीं करोगे तो हम तुम्हारी क्या कंप्लेंट कर देंगे, या फिर हम तुम्हारे गार्जियन से कह देंगे। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया? एक थ्रेट हो गई, एक धमकी हो गई। और नॉर्मली हो सकता है धमकी नहीं भी दी हो, सिंपली क्या कहा हो। तो यहाँ पर आप लोगों को शैल का यूज करना पड़ेगा। शैल और बिल का इतना खास वो नहीं आएगा पुट। बताइए एक मीनिंग बताइए इडियम फ्रेज की, दिया गया एक वाक्यांश है, बताइए। व्हेन पिग्स फ्लाई, जब सुअर उड़ेंगे। सुअर कब उड़ेंगे? सुअर उड़ना संभव नहीं है इस दुनिया में, मुझे तो लगता नहीं है कि ये चीज़ कभी घटित होगी भी, कि सुअरों के पंख नहीं आएंगे, पंख नहीं आएंगे तो उड़ेंगे नहीं। तो पिग्स क्यों उड़ेंगे? नहीं उड़ेंगे। तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कभी घटित नहीं होगी, असंभावित चीज़। तो देखो, समथिंग दैट इज इजी टू डू, रेनिंग वेरी हैविली, समथिंग दैट विल नेवर हैपन और इम्पॉसिबल। मतलब ऐसी कोई चीज़ जो कभी होगी नहीं, और आज क्या है वो इस ज़माने में असंभव है। यही आंसर आ जाएगा कि किसी असंभव चीज़ का होना। किसी भी असंभव का होना, कोई भी असंभव है इस दुनिया में, कोई भी चीज़ असंभव है। जैसे मैंने कहा कि ईश्वर का साक्षात धरती पर यूं ही घूमना, या फिर सभी के लोगों से मीट करना, या फिर ऐसे कह देना कि भूत से दोस्ती हो जाना, ये सब क्या है, थोड़ा सा असंभव से टास्क लगते हैं, ऐसे टास्क लगते हैं। अब भूत से दोस्ती खैर हो जाती है, आज के ज़माने में हो जाती है, सब कुछ संभव है। आज कह सकते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। हाँ, आगे देखिए, व्हाट इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्टोरी। बताओ निम्न में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक एक स्टोरी का नहीं है, कौन सा गुण नहीं है स्टोरी का? बताओ। एक शॉर्ट स्टोरी आपने देखी है, छोटी कहानी होती है, वन प्लॉट स्टोरी होती है, जिनको अपन वन सिटिंग के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तो वन प्लॉट स्टोरी के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स नहीं है? तो देखो, टेल अबाउट अ सिंगल इवेंट और एक्सपीरियंस। क्या ये एक छोटी, एक संपूर्ण घटना को, एक मात्र घटना को और एक एक्सपीरियंस को बताती है? बिल्कुल। एक सिंगल इवेंट होगा, सिंगल एक्सपीरियंस होगा, उसको ये एक्सप्रेस करेंगे। ये एक इंप्रेशन देती है रीडर पर, बिल्कुल। रीडर पर तो ड्रामा भी इंप्रेशन देता है, नाटक का भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, और कहानियों का तो लाजवाब। और हम सब चाहते हैं, बचपन में सभी कहते हैं दादा दादियों से, मम्मी पापा से कि एक कहानी सुना दो प्लीज़। बड़ा भाई आ जाता है, कोई रिश्तेदार आ जाता है, एक कहानी सुना दो, एक कहानी तो बनती है। तो कहानी सुनते हैं। नॉन फिक्शन कहानियों के अंदर नहीं आता है, फिक्शन आता है कहानी। यह कहानी जो है फिक्शन के अंदर आती है। नॉन फिक्शन होते हैं आपके आर्टिकल्स, एसेज, इनके अंदर स्टोरीज नहीं होती है। आर्टिकल्स हुए, एसेज हुए, ये सारा आपका नॉन फिक्शन होता है, जबकि ये इसका गुण नहीं है। और यूजुअली 500 to 5000 वर्ड्स इन लेंथ। और आपको पता है कहानियों के अंदर तो 100 शब्दों से चालू होती है कहानियाँ, ठीक है ना। फिर आगे कितनी भी शब्दों की आप लिख सकते हो। फिलहाल अपन नॉर्मली 500 से 1500 शब्दों की, 15,000 शब्दों की बात कर सकते हैं। अभी अगर नॉन फिक्शन की बात करें, नॉन फिक्शन में मैंने आपको बताया क्या होता है, तो अभी आप फिक्शन में देख लीजिए फिक्शन में क्या क्या आता है। फिक्शन में आपके देखो, एक तो नॉवेल आ गया, एक अपन के जो काम की चीज़ें मैं वही लिखूंगा, ज़्यादा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट स्टोरी आ गई, और ड्रामा आ गया।
अब आपको ये ध्यान रखना है, ये इनको अपन किसके अंदर लेंगे, फिक्शन के अंदर लेंगे। अब अपन के नॉवेल है नहीं, अपन के तो शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा है, तो इनको अपन फिक्शन में रखेंगे। मतलब अपन सिलेबस से ज़्यादा बार बात भी नहीं कर रहे हैं, थोड़ी बहुत अगर कुछ चीज़ें बाहर जा रही है तो वो कहीं ना कहीं हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। व्हाट डू ड्रामाज एंड स्टोरीज हैव इन कॉमन, बताओ इन दोनों के अंदर क्या क्या चीज़ें कॉमन है। ड्रामा और स्टोरी दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन है, और क्या कॉमन है बताओ। उन दोनों के अंदर कैरेक्टर्स हैं, बिल्कुल, कहानी में भी कैरेक्टर होते हैं और ड्रामा में भी कैरेक्टर होता है। दे बहुत है कंटेन एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट, सबके अंदर प्लॉट होता है, स्टोरी के अंदर भी प्लॉट रहता है, ड्रामा के अंदर भी प्लॉट रहता है। प्लॉट के अंदर एक्सपोजिशन होता है, सब में होता है, यानी कि एक्सपोजिशन का मतलब होता है घटना, घटने का स्थान, किसके माध्यम से घटी घटना, एक्टर कौन है, डायरेक्टर कौन, मतलब एक्टर वगैरह के बारे में जानकारी देना, इंसिडेंट कहाँ हुआ, कब हुआ, इसके बारे में जानकारी देना, राइजिंग एक्शन, घटती बढ़ती हुई घटनाएं, फिर कॉन्फ्लिक्ट आता है, फॉलिंग एक्शन, रिजोल्यूशन, ये सब दोनों के अंदर आता है। प्लॉट इज सेट इनटू मोशन ऑफ बाय ए कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल प्लॉट में जो गति आती है वो कॉन्फ्लिक्ट से आती है, दोनों में ही कॉन्फ्लिक्ट रहता है। आपको ये ध्यान रखना है, कॉन्फ्लिक्ट दोनों के अंदर रहता है, स्टोरी और ड्रामा दोनों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट रहता है। ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल ये चौथा ही सही है, ये सरकारी ऑप्शन है, ये आपको लगाना है टिक 13वें नंबर के क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ एन एलईजी। अगर अपन एलईजी के प्राइमरी सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो प्राथमिक जो विषय है क्या होता है, कि एलईजी क्यों लिखी जाती है, एलईजी के लिखे जाने का मूल रीजन क्या है, टेल मी। वॉर है, डेथ और सीरियस रिफ्लेक्शन है, लव है, नेचर है। सोनेट्स की जो थीम है वो लव होती है, और कुछ सोनेट्स की नेचर भी है। और डेथ, और जो डेथ की बात करें हम या फिर सीरियसनेस की बात करें, गंभीरता की, मृत्यु और गंभीर रिफ्लेक्शन जो होती है, विचारधारा जो होती है, वो किसके अंदर होती है, वो होती है अपने एलईजी के अंदर। एलईजी शोक गीत को कहते हैं, और शोक गीत, ये इस क्वेश्चन को तो तुम गलत कभी करोगे नहीं, मुझे जहाँ तक आइडिया है, बाकी का भगवान जाने क्या होने वाला है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, ये मुझे पक्का पता है। अगला देखिए, नेजल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, नेजल साउंड्स कब प्रोड्यूस होते हैं, जब एयर माउथ से निकलती है, एयर नोज से निकलती है, एयर विदाउट एनी फ्रिक्शन, घर्षण के बिना घर्षण के निकलती है, या फिर पार्शियली ऑब्स्ट्रक्शन आता है, आंशिक रूप से रुकावट आती है मुंह में, आंशिक रूप से रोक करके बोलते हैं। या नेजल में कैसे बोलते हैं, नेजल बहुत सिंपल है, नेजल का मतलब नोज, और जब कोई साउंड कॉन्सोनेंट साउंड्स नेजल से बोले जाते हैं, म नंग, 3 है नेजल का, आपसे पूछे तो 3 है, कौन कौन से, एक तो म साउंड है, एक न साउंड है, और एक अंग साउंड है, ये तीनों नेजल है, राइट, ओके। अगला है प्लूरल, बताइए फिश का प्लूरल क्या होगा, बताओ फिश जो है उस शब्द का प्लूरल क्या होगा। अब फिश को अपन ऐसे लिखते हैं, ये एफ हो गया, ये आई हो गया, और ये श हो गया। अब इसका प्लूरल बनाएंगे तो ई एस लगाएंगे। अब ई एस लगाएंगे तो एच एच वाले साउंड के बाद ई एस लगाने पर ई एस का उच्चारण आई हो जाता है, इज ऐसे हो जाता है, ऐसे इज, ये आपको बताया गया था, इज हो जाता है, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। अब देखो फिश तो पहले से ही है, ये रहा फिश, और फिर इज और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फिशेज, तो आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। ये हो जाएगा फिशेज, ये हो जाएगा फिजेज, और ये हो जाएगा फिशेज के अलावा फिशज। आगे देखिए, इन अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज में, एक लैंग्वेज लर्निंग क्लास के अंदर मीनिंगफुल एनवायरनमेंट कैन बी क्रिएटेड। बताओ अगर अपन लैंग्वेज लर्निंग कर रहे हैं, भाषा को सीख रहे हैं, तो अर्थपूर्ण रूप से अगर एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, एक बहुत ही ज़्यादा सेंसफुल जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, तो किसके माध्यम से क्रिएट किया जाता है, फन एक्टिविटीज़, ड्रामेटाइजेशन, स्टोरी टेलिंग, या ऑल ऑफ द अबव। बताइए फटाफट से, सोचिए। अगर लैंग्वेज के अंदर, भाषा के अंदर अगर हम सीख रहे हैं और उस क्लास में हमको मीनिंगफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, एक इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, एक रियलिस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो हमको कौन सी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, फन एक्टिविटीज़, मनोरंजन एक्टिविटीज़ से इंटरेस्टिंग माहौल बनेगा, नेचुरल माहौल बनेगा। ड्रामेटाइजेशन, अगर नाटकीकरण कहते हैं, रोल प्ले वगैरह, तो उससे क्या होगा, हमारा जो स्टूडेंट है वो और इंटरेस्टेड और मोटिवेट होकर करेगा। स्टोरी टेलिंग, कहानियाँ बता करके भी हम बच्चों को लर्निंग एनवायरनमेंट को मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो ये सरकारी ऑप्शन अपन का आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑल ऑफ द अबव। आगे देखिए, आफ्टर रीडिंग अ स्टोरी ऑन फिश, एक कहानी पढ़ी हमने साहब, किस पर, फिश पर। इफ़ अ टीचर आस्क, और टीचर कह देता बच्चों से
चिल्ड्रन टू आस्क, कि भाई टीचर आस्क चिल्ड्रन टू आंसर, कि बच्चों से कहता है कि वो तुम जवाब दो। अब बताइए इमेजिन, और वो कहता है क्वेश्चन क्या पूछता है, इमेजिन कल्पना करो तुम एक फिश हो इन अ पॉन्ड, एक तालाब में, तुम एक तालाब की मछली हो, व्हाट डू यू सी अराउंड यू, तो तुम्हारे चारों ओर तुमको क्या दिखता है। छोटे छोटे बच्चों की कहानी आती है कि भाई एक बार एक शेर बस में चढ़ गया और बस में चढ़ने पर पब्लिक थोड़ी हो हल्ला करने लग गई और शेर का बच्चा था वो, तो वो क्या है कि पब्लिक भागने भगने लगी, अगर तुम वहाँ होते तो क्या करते। तो ये कैसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन वाले होते हैं, ये नहीं होंगे। कॉम्प्रीहेंशन बड़े लंबे होते हैं जिनमें व्याख्या देनी पड़ती है, और वो रिलेटेड आप कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको एंडेड होते हैं, क्लोज एंडेड होते हैं वो, तो ये नहीं होगा। क्लोज टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसके अंदर तो फिलिंग होती है, ब्लैंक फिलिंग, रिक्त स्थान होते हैं इसके अंदर। ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्या इसके अंदर ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, तो ओपन एंडेड, बिल्कुल ये ओपन एंडेड क्वेश्चन किए जाते हैं जहाँ पर आपसे कहा जाता है कि आप सोचो कि क्या अगर आप होते तो वहाँ क्या करते, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। अगला है फ्रेजल वर्ब, सेलेक्ट द बेस्ट फ्रेजल वर्ब, आप सेलेक्ट करिए बेस्ट फ्रेजल वर्ब क्या है। शी हैड टू विद द हॉरिबल पीपल इन द होटल फॉर 3 days, उन्हें 3 दिनों तक, उस महिला को 3 दिनों तक भयानक लोगों के साथ ठहरना पड़ा था होटल में। तो ठहरने का फ्रेजल वर्ब आना चाहिए। पहले तो उनकी मीनिंग देख लो कि पुटअप का मतलब क्या होता है, देखो PUT पुट अप, पुटअप का अर्थ होता है तो कहीं पर ठहरना होता है, और पुटअप विद का जो अर्थ होता है, पुटअप विद, इसका अर्थ होता है सहन करना, पुट अगेंस्ट के खिलाफ होना, कोई चीज के खिलाफ कोई बात रखना, पुट इन निवेश करना, कोई भी चीज में अपन निवेश कर देते हैं, इन्वेस्ट करना, निवेश करना। पुट डाउन, पुट डाउन के कई अर्थ होते हैं, आपको मैं 2 तो फिलहाल लिख देता हूं। पुट डाउन का अर्थ होता है एक तो बिक्री के, बेचने के लिए रखना, एक इसका मतलब कपड़ा उतारना, एक इसका अर्थ होता है लिखना। 3 मीनिंग लिख दिए मैंने, लिखना, ये पुट डाउन के अर्थ होते हैं। तो बताओ होटल में उसको भयानक लोगों को क्या करना पड़ा, भयानक लोगों को पुट अप विद करना पड़ा, सहन करना पड़ा, ठीक है ना, एंड्योर करना आ जाएगा, सहन करना। बताइए अगर अपन CLT पर एम्फेसाइज दें तो CLT किस तरह का, किस चीज़ पर एम्फेसाइज देता है, तो देखो ये चीज़ तो क्लियर कर रखा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेक्शन। कहने का मतलब हर चीज़ को कहता है कि वो ये संप्रेषण तो होता है इसके अंदर। तो वो कह रहा है कि CLT संप्रेषण का क्या है, संप्रेषण का माध्यम है, एक संप्रेषण तो इसके अंदर होता है, बोथ इन द प्रोसेस एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस, दोनों चीज़ों में होता है। एक प्रक्रिया में भी CLT होती है, मतलब अगर आप इंटरेक्शन कर रहे हो तो इंटरेक्शन के करते समय भी CLT होती है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होती है, और आप लर्निंग प्रोसेस में जो उद्देश्य यूज करते हो उसमें भी CLT इसमें दबाव डालता है। CLT किस चीज़ पर दबाव डालता है कि संप्रेषण कैसा हो, संप्रेषण प्रक्रिया के माध्यम से भी हो, और इसका जो उद्देश्य है वो लैंग्वेज लर्निंग का हो। ये केवल प्रोसेस पे ध्यान देता है, बल्कि ऑब्जेक्टिव पर नहीं, गलत बात, ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान देता है। वो कहता है कि लैंग्वेज लर्निंग का एक ऑब्जेक्टिव बना करके ही CLT करनी है। अरे कोई भी ऐसा मेथड यूज करोगे क्या आप जिसके अंदर कोई आप किसी चीज़ को सीखना ही नहीं चाहोगे, करोगे क्या, कि लैंग्वेज लर्निंग ना हो, बस ऐसा इंटरेक्शन हो जाए कि भाषा सीखे नहीं, ये तो गलत है। आगे कह रहा है कि प्रोसेस नहीं हो। अब एक बार बताओ यार, कोई भी मेथड है, कोई भी अप्रोच यूज करते हो आप, तो बिना प्रोसेस के कोई मेथड अप्रोच काम ही नहीं करता। आपको प्रोसेस तो करनी पड़ेगी, इंटरेक्शन तो करना पड़ेगा। अब वो रिटन इंटरेक्शन हो सकता है, ओरल इंटरेक्शन हो सकता है कि नहीं, बट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लर्निंग प्रोसेस नहीं। यूँ कह रहा है कि दोनों ही नहीं है, तो दोनों तो संभव ही नहीं है, दोनों ही है। आपका पहला ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा कि इंटरेक्शन होता है इसके अंदर, ये दबाव डालता है इंटरेक्शन पर कि प्रोसेस भी हो और इसके ऑब्जेक्टिव भी हो, किसका, लर्निंग प्रोसेस का। CLT में मेन रोल क्या होता है टीचर का, टीचर की मुख्य भूमिका बताइए। एक नेगोशिएटर होता है खुद के बीच में, लर्निंग प्रोसेस के बीच में और ऑब्जेक्ट ऑफ लर्निंग के बीच में, है ना। एक फैसिलिटेटर होता है, मॉनिटर होता है, रादर देन लीडिंग द क्लास। एक फैसिलिटेटर एंड नेगोशिएटर होता है, वो लीड्स द क्लास, और एक नेगोशिएटर और एक मॉनिटर होता है क्लास का। बताइए लगाइए बुद्धि। देखो नेगोशिएटर तो इसमें भी है, नेगोशिएटर इसमें भी है,
राइट, और नेगोशिएटर्स में भी है, ठीक है ना। और मॉनिटर, क्लास का मॉनिटर होता है और रादर देन लीडिंग द क्लास, क्या वो क्लास को लीड नहीं करता, बिल्कुल लीडर होता है। वो कह रहा है कि मॉनिटर करता है वो बजाय लीडिंग करने के, बल्कि आपको पता है टीचर एक लीडर होता है। आपने देखा ना एक लीडर होता है, अपन ने जब CLT टीचर के बारे में पढ़ा था तो लीडर पढ़ा था ना, तो ये लीडर होता है क्योंकि ये क्लास को लीड करता है। भाई जब ग्रुप को लीड करेगा, ग्रुप को डिवाइड करने का काम, ग्रुप को प्रोजेक्ट देने का काम, टास्क देने का काम, रोल प्लेइंग का काम, जो उनको टास्क देगा वो टास्क कौन देगा, टास्क करने का काम टीचर ही करता है। तो ये आपका ऑप्शन गलत है, केवल नेगोशिएटर वो नहीं होता है, एक फैसिलिटेटर भी होता है, एक नेगोशिएटर भी होता है, दोनों, और जो क्लास को लीड करता है ये सही है, ठीक है ना। मॉनिटर नहीं होता क्लास का मॉनिटर नहीं होता, वो क्लास का मॉनिटर तो एक स्टूडेंट को ही खड़ा कर देते हैं, वही बन जाता है। आगे देखिए, पॉलीग्लॉट कौन होता है, पॉलीग्लॉट के बारे में जानते होंगे। पॉलीग्लॉट वो व्यक्ति होता है जो बहुत सारी भाषाओं को बोल लेता है। तो पॉलीग्लॉट कौन होता है, जल्दी बताइए। बताइए, एक असाक्षर व्यक्ति पॉलीग्लॉट होता है, वन हु हैंडल सेवरल लैंग्वेजेस, वो व्यक्ति जो कि कई सारी भाषाओं को हैंडल कर लेता है वो, या फिर वह जो व्यक्ति कई भाषाओं को जानता है, मतलब केवल एक भाषा को जानता है वो, या लेक्सिकल डिसेबिलिटी सिचुएशन। बताइए इसके अंदर कौन सा आएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि पॉलीग्लॉट का मतलब मल्टीलिंगुअल होता है, MULTILINGUALIST, मल्टीलिंगुअलिस्ट होता है। मतलब जो व्यक्ति बहुभाषी होता है उसी को अपन पॉलीग्लॉट कहते हैं और उसी को मल्टीलिंगुअलिस्ट कहते हैं, एक से अधिक भाषाओं को बोलने वाला। अगर मैं मेरी क्षेत्रीय भाषा भी बोलूं, मैं अपनी मदर टंग भी बोलूं और साथ में इंग्लिश भी बोलूं, तो मैं हो गया क्या, मल्टीलिंगुअल। और मल्टीलिंगुअल का मतलब होता है कि वो कई भाषाओं को हैंडल कर सकता है। पॉलीग्लॉट का आशय होता है कि वो कई सारी भाषाओं को हैंडल कर सकता है, इसको कहते हैं बहुभाषी। पॉलीग्लॉट की हिंदी होती है बहुभाषी। मोनोलिंगुअल, बाईलिंगुअल, आपको ये मैंने दोनों भी बताए थे। मोनोलिंगुअल का मतलब होता है जो एक ही भाषा को बोलता है, एकल भाषी। और आपको कोई बाइलिंगुअल कहे तो बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द्विभाषी। और मल्टीलिंगुअल कहे तो बहुभाषी, ठीक है ना। आगे देखिए, अफेजिया का मतलब क्या होता है, अफेजिया का मतलब किससे होता है, बताइए जल्दी से। हाँ, तो देखो, राइटिंग डिसेबिलिटी से, राइटिंग डिसेबिलिटी के लिए तो अपन डिस्ग्राफिया कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं कि नहीं कहते। डिस्ग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग डिसेबिलिटी होना। रीडिंग डिसेबिलिटी की बात करें तो डिसलेक्सिया होता है, डिसलेक्सिया। और अगर डिस्ग्राफिया की, अफेजिया की बात करें तो एक होता है डिसफेजिया। डिसफेजिया ये कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, PHASIA, डिसफेजिया। डिसफेजिया। और अपेजिया जो होता है वो आपके एक पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ लैंग्वेज स्किल होता है, जिसमें आप थोड़ा आंशिक रूप से और हल्की फुल्की क्षति होती है बोलने में, तो ये हो जाती है। तो एक जैसे मान लो डिसफेजिया और अफेजिया एक जैसे ही है। पहली बात तो एक तो चीज़ दिमाग में सेट रखो, लेकिन डिसफेजिया क्लियर कट कम्युनिकेशन और कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड है कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई और आप बोल नहीं पा रहे हो। जैसे सामने वाले ने कोई स्टेटमेंट बोला, जैसे आई एम स्पीकिंग टू यू अ स्टेटमेंट दैट इज completely in English or in Latin language, but you belong to completely a Hindi community and you are unable to understand what I am saying. तो आप क्या करोगे, आप प्रॉब्लम में फील हो जाओगे। तो आप you are unable to understand what the statement I am speaking, and after that you are unable to incorporate your terms and your mother tongue, okay, your mother tongue with the language that I am speaking. और उस लैंग्वेज के साथ आप उसको इनकॉर्पोरेट भी नहीं कर पा रहे हो, कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्या हो जाती है, वो आपकी क्या हो जाती है, स्पीकिंग डिसेबिलिटी हो जाती है। जबकि थोड़ा थोड़ा पार्शियल मतलब आंशिक या फिर कंप्लीट रूप से अगर आपको लैंग्वेज स्किल पता ही नहीं है, भाषा ना तो आप बोलना जानते हो, ना आपको समझ में आती है, ना आप लिख सकते हो, ना पढ़ सकते हो, या तो थोड़ा थोड़ा सा इनमें प्रॉब्लम हो या फिर प्रॉपर प्रॉब्लम हो, तो उसको क्या कह लेते हैं, अफेजिया कह लेते हैं, राइट। अगला देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स स्टेट असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब क्या है, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर रहा है। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब बताइए फॉर्मेटिव असेसमेंट से संबंधित अगर बात की जाए तो इनमें से कौन सा पॉइंट क्या नहीं है हाईलाइट करता है, वो कौन सी चीज़ को हाईलाइट करता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में टीचर असेस करता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को तो वो करता ही है, ऑफ द स्टूडेंट्स की। बिसाइड्स इसके अलावा वो फोकस करता है ऑन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, कि वो प्रोसेस करें सोचने को। टीचर असेस करता है स्टूडेंट्स को बाय कंपेयरिंग दियर रिस्पॉन्सेज टू स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सेज। दूसरे रिस्पॉन्सेज के जो स्टैंडर्ड उन्होंने तय कर रखे हैं, वो मानक जो तय कर रखे हैं, उन मानकों से वो तुलना करके करते हैं। और द टीचर असेस स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यह टीचर असेस करता है स्टूडेंट्स को सूचना पर आधारित रख करके जो टेक्स्ट बुक में दी गई है। यह टीचर असेस करता है कि स्टूडेंट को उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर इन कंपैरिजन टू अदर्स, दूसरों की तुलना में। बताइए फॉर्मेटिव असेसमेंट में तुलना होती है कि नहीं होती है, पहले तो ये बताओ। फॉर्मेटिव असेसमेंट सिर्फ लर्निंग पर्पज से किया जाता है, और लर्निंग पर्पज से किया जाता है तो उसमें कोई तुलना का भाव नहीं होता, बल्कि ये एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक अवधारणात्मक समझ है जो कि ये स्टडी करता है। स्टडी तो करता है स्टूडेंट की, बल्कि इसके अलावा ये फोकस करता है कि भैया थिंकिंग की या लर्निंग की प्रोसेस चल रही है कि नहीं है, सोचने की प्रक्रिया चल रही है कि नहीं चल रही, विचारात्मक है कि नहीं स्टूडेंट, इस पर ध्यान देता है। अगर हम स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स की बात करें तो स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स जो होते हैं वो आपके नॉर्म रेफरेंस्ड के अंदर आ जाते हैं, और अगर नॉर्म रेफरेंस्ड हुए, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड हुए, उन दोनों के अंदर आ जाते हैं। टेक्स्ट बुक की आधारित कर रहा है तो टेक्स्ट बुक पर तो आधारित टीचर रहता है, लेकिन थिंकिंग प्रोसेस भी इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। आगे देखिए, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन शुड बी अडॉप्टेड बाय ऑल द स्कूल्स बिकॉज। व्यापक और सतत और व्यापक मूल्यांकन को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए विद्यालयों के द्वारा, क्योंकि ये टीचर को इट अफोर्ड्स टीचर्स अपॉर्चुनिटीज़ टू टेस्ट लर्नर्स फ्रिक्वेंटली, कि वो ये अफोर्ड कर देता है उन टीचर्स को जो मौके प्राप्त करते हैं कि वो विद्यार्थियों को तुरंत क्या करे, लगातार उनको टेस्ट करे। इट इज़ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ये एक अभी हाल ही में हुआ डेवलपमेंट है जो किसके फील्ड में, एजुकेशन के में। एक ट्रेडिशनल पर पेपर टेस्ट जो है डू नॉट एक्सेस, जो परंपरागत हम टेस्ट लेते हैं वो एक्सेस नहीं कर पाते और एनहांस और ना बढ़ा पाते हैं ऑल द एट्रीब्यूट, सारी क्वालिटीज़ को एंड एबिलिटीज़ ऑफ लर्नर्स। बिल्कुल सही है कि जो सीसी का मतलब निकला, वो सीसी का मतलब निकला कि ये हर एट्रीब्यूट पे ध्यान देगा, हर क्वालिटी पे ध्यान देगा। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्वालिटी, इसका मतलब संबंध क्वालिटी से है, तो वो हर क्वालिटी पे ध्यान देगा, हर क्षमता पे ध्यान देगा जो लर्नर्स की होती है। तो ये जबकि ये कह रहा है कि केवल मौके मिलेंगे टेस्ट करने के लिए, नहीं, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। और ये क्या है ना, ये इट टेस्ट होगा, इट टेस्ट द लर्नर्स फ्रॉम स्टडीज़ एंड हार्ड वर्किंग, मतलब ये उसकी स्टडीज़ से वो टेस्ट कर लेता है और हार्ड वर्क से नहीं, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। सीसी का मतलब इससे होता ही नहीं है। सीसी क्या करता है, सीसी कहता है कि पुराने ज़माने में जो तुम्हारा टेस्ट पैटर्न चलता था उससे बिल्कुल अलग, वो टेस्ट पैटर्न तो सिर्फ आपका टेक्स्ट बुक से रिलेटेड मैटर ही चेक कर पाएंगे, आपका व्यवहारात्मक, आपका संज्ञानात्मक, इन सारा विकासों का डेवलपमेंट, वहाँ सारी चीज़ों का डेवलपमेंट नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगी। अब आते हैं पैसेज पर, पैसेज पढ़िए और फिर अपन बात करेंगे कि द ड्रॉट इन कच्छ में जो ड्रॉट है वो लगातार 3 वर्षों तक चलता रहा। इवन वैन क्लाउड्स वर साइटेड, जब भी बादल नजर आते थे, दे पास्ट, वो गुजर जाते थे। बाई इग्नोरिंग द स्ट्राइकन कंट्री, इस पीड़ित से देश को इग्नोर करके। द मानसून्स हैड, सो टू स्पीक, जैसा कहूँ मैं, मानसून तो भूल ही चुके थे द लैंड, इस जमीन को। द रण, जो कच्छ का रण मैदान है, ले लाइक ए पैरालाइज्ड मॉन्स्टर, वो एक दैत्याकार या एक लकवाग्रस्त दैत्य की तरह पड़ा हुआ था। इट्स बैक, इसकी जो पीठ थी वो कवर्ड विद स्क्रैप, वो स्क्रैप से, चोट से, एंड स्कार, और घावों से भरी पड़ी थी, घाव के ऊतक थे, मतलब कहने का मतलब पपड़ी छा रखी थी। एंड ड्राइड ब्लिस्टर स्किन, और सूखी त्वचा हो रही थी छालों वाली। द अर्थ एंड क्रैक्ड, अर्थ के अंदर क्रैक थे। एंड इट लुक्ड, और ऐसा लग रहा था एज इफ, मानो कि चंक्स ऑफ इट, इसकी जो दरारें थी, ठीक है ना, उनको क्या किया गया था, बी बेक्ड इन द किल, भट्टी में सेका गया था। एंड देन एम्बेडेड इन द सॉइल, फिर इन्हें मिट्टी में लपेटा गया, मिट्टी की परत में। द कैटल बिकेम थिन, और जितने भी मवेशी वहाँ पर थे सारे पतले हो गए थे।
एंड इमेसिएटेड और निर्बल हो गए थे, क्षीण हो गए थे। ऑक्सन डेड, बैल तो मरी गए थे। केवल कैमल जो है वो अकेला वो सर्वाइव कर रहा था कंफर्टेबली, आरामदायक तरीके से। फीडिंग ऑन द बाउल ट्री, और वहाँ पर बबूल के पेड़ को खा रहा था, कैमल थॉर्न जिन्हें कहते हैं। देन इसके बाद वन डे, एक दिन ऐसा आया, द क्लाउड्स रोल्ड इन लाइक विन स्किन्स, मतलब बादल एकदम भर के उमड़े। एंड द लाइटनिंग, और बिजली क्या हो गई, क्रैकल, बिजली एकदम तड़की। एंड द वाइन स्किन्स बस्ट, और एकदम बादल जो भरे हुए थे वो फूट पड़े। हालांकि 2 साल हो चुके हैं ये जब से सूखा खत्म हुआ है, अब कच्छ के रण में सूखा नहीं था। एवरीवन रिमेंबर्स, हर किसी को याद है कि ये तब बारिश हुई थी, पहली बार उस दिन बारिश हुई थी जब फातिमा ने गांव में प्रवेश किया था। अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि फातिमा गांव में कैसे आई। तो फातिमा जो थी वो एक लड़की थी, लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट, के दरू अल्लाह ने लिखा है। ये पहले 12th क्लास में कभी चैप्टर चला करता था इसका। द वर्ल्ड दो, हालांकि का मतलब क्या बताता है? हालांकि किस चीज़ को बताता है? एक हालांकि एक सीक्वेंस को बताता है, क्रम को, कंसेशन, या फिर एक प्रकार के कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट कंडीशन को, या फिर टाइम को दिखाता है, या फिर एडिशन जोड़ को दिखाता है। तो अल्दो और दो का जो यूज़ होता है, दो अल्दो यट, दो अल्दो, इवन दो, मोर ओवर तो एडिशन के लिए आता है, इवन दो, इवन सो, इवन इफ। आपको ये कंसेशन के अंदर लेने, ठीक है। अगला चले, बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अब पैसेज। बताइए कि अगर अपन देखें तो इसमें सबसे बढ़िया टाइटल कौन सा होगा? द ड्रॉट ऑफ कच्छ, द ड्रॉट स्ट्राइक एंड रन, द ड्रॉट इन कच्छ, कंडीशन ऑफ द रन ड्यूरिंग ड्रॉट। बताओ, द ड्रॉट इन कच्छ यही होगा, कच्छ में ड्रॉट, सूखा, यही टाइटल होगा। ऑफ कच्छ नहीं, कच्छ का नहीं होता, कच्छ में होता है, मतलब कच्छ एक जगह है उसके अंदर सूखा, तो ड्रॉट इन कच्छ। आगे देखिए, कैटल इन द फील्ड, जो मवेशी थे उस फील्ड में, ग्रेजेज चरते हैं, आर ग्रेजिंग चर रहे हैं, एज ग्रेजिंग, वॉज ग्रेजिंग। पहले तो बताओ कैटल जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, तो कैटल जो है वो प्लूरल है कि सिंगुलर है? तो बिल्कुल प्लूरल है, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी दोस्त। और प्लूरल वर्ब कौन कौन सी है? ये ग्रेजेज, ये तो सिंगुलर वर्ब है, ऐसी एस लग रहा है, ये वर्ब आपकी कैसी हो गई? सिंगुलर। और ये वर्ब कैसी है आपकी? ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, तो दोनों भी सिंगुलर ही है। आपकी एकमात्र वर्ब यहाँ पर प्लूरल दे रखी है, और वो भी कौन सी? आर ग्रेजिंग, ठीक है ना। यही वर्ब केवल प्लूरल है, बाकी की सब सिंगुलर है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड स्ट्रक्चर। बताओ इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के हिसाब से कौन सा सही है? बताना कि व्हेन क्लाउड्स वॉज साइटेड, क्लाउड्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो वॉज नहीं आएगा, भर आएगा, ये गलत। व्हेन क्लाउड को सिंगुलर कर दिया यहाँ पर और वर्ब प्लूरल कर दी, ये गलत हो गया। क्लाउड्स वर, ये सही है, ये गलत है। तो व्हेन क्लाउड्स वर साइटेड, जब भी बादल आते थे, दे पास्ड बाय, वो गुजर जाते थे, ठीक है ना। यहाँ पर क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर पास में से ईडी हटा दिया इन्होंने, पास्ट टेंस का घटना है तो बिल्कुल ये सिंपल सा स्टेटमेंट दिया था बना करके। और क्वेश्चन नंबर 29 आपका सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन। इन द अबव पैसेज, ऊपर दिए गए पैसेज में ऑथर क्या मैसेज वांट करना चाहता है? दैट द एटमॉस्फेयर इन ड्रॉट बिकम हैप्पियर, कि कभी कभी सूखे का जो वातावरण होता है, ड्रॉट जो सूखे आते हैं, वो वातावरण भी कभी कभी खुशीदायक हो जाता है। फातिमा वॉज नॉट अ सिंबल ऑफ गुड ओमेन, फातिमा एक अपशकुन का प्रतीक थी फॉर द विलेज, गाँव के लिए। या दैट कंडीशन ऑफ लैंड बिकम वर्स इन द ड्रॉट्स, कि जो ज़मीन के हालात हैं वो बहुत बुरे हो गए थे सूखे के दौरान। दैट द ड्रॉट यहाँ पर स्पेलिंग गलत कर कि घूट, डिड नॉट एंड इन कच्छ, कि ड्रॉट कच्छ में एंड नहीं हुआ, जबकि वो कह रहा कि ड्रॉट एंड हो गया। अब ड्रॉट एंड हो गया, फातिमा भी अपशकुन नहीं थी, बल्कि ये आएगा कि भैया वो कंडीशन बताता है कि जिस समय कच्छ में ड्रॉट चल रहा था, सूखा चल रहा था, अकाल चल रहा था, उस समय वहाँ पर कंडीशन क्या थी। दोस्तों आज की जो क्लास हमने ली है प्रॉपरली, आज की क्लास कंप्लीटली रिकॉर्डेड क्लास रही है, क्योंकि आज मुझे कहीं अर्जेंट जाना था, तो इसलिए मैंने आपके लिए क्लास रिकॉर्ड की, क्योंकि आपके टेस्ट पेपर्स होना भी ज़रूरी है भाई, हमारी भी चीज़ें जाना आना ज़रूरी होता है, और आपके लिए भी टेस्ट पेपर लगना ज़रूरी होता है। अब एग्ज़ाम्स आपकी क्लोज हैं, तो हम लापरवाही वैसे भी नहीं कर सकते, तो हमने कोशिश की कि आप लोगों तक 30 क्वेश्चंस का जो मैटर है वो पहुंचाया जाए। आज टेस्ट नंबर 23 हो गया, कल हमारा टेस्ट नंबर 24 होगा,
और ये डेफिनेटली हमारे चलते रहेंगे। बाकी के टेस्ट अपन ऐप पे ले लेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं, पहले यूट्यूब वाले टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। 23 टेस्ट तो हो गए, आपके 7 टेस्ट और बच रहे हैं, उनको भी हम यूट्यूब पर लेके फ्री करते हैं। बाकी के जो टेस्ट हैं आप लोगों को ऐप पर मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर कोई डाउट रहता है तो ज़रूर एक बार आप कमेंट बॉक्स में मुझे करके भेजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपके डाउट नहीं ले पाया। अगर कोई प्रॉब्लम रही हो सकता है मुझसे कोई बताने में भी गलती हुई हो। अगर आपको लगता है कि आपको कहीं कोई